गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो सभी बच्चों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज की हमारी जो क्लास है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो सभी बच्चों को पता है कि हमने जो है 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी के लिए सभी बोर्ड्स एग्जाम के लिए जो है क्लासेस स्टार्ट कर ली हैं। बहुत दिन हो गए क्लासेस स्टार्ट किए हुए। उसके अंदर जो है हमने फर्स्ट चैप्टर जो कि जीवोमय जनन कंप्लीटली पढ़ लिया है और सेकंड चैप्टर जो है हमारा जो कि है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जैसा कि नाम आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन जो है वो भी हमने ये चैप्टर जो है स्टार्ट कर दिया है, जिसकी हमारी बहुत सारी क्लासेस जो है वो हो चुकी हैं, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है। क्या क्या सीखा है? तो हमने जो है पुष्प के बारे में, पुष्प की संरचना के बारे में सीखा है। उसमें उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, नर जननांग क्या होता है, मादा जननांग क्या होता है। नर जननांग की संरचना हमने कंप्लीटली पढ़ ली है। उसके साथ साथ हमने जो है लघु बीजाणु जनन क्या होते हैं, परागकण क्या होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, वो कंप्लीटली हमने पढ़ लिया है। और इसके अलावा जो है हमने मादा जननांग के बारे में भी पढ़ा है। मादा जननांग की संरचना कैसी होती है, ठीक है ना, कार्य क्या है, वो भी हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। लेकिन आज जो है, आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुरु बीजाणु जनन। क्या नाम है? गुरु बीजाणु जनन। जैसे कि हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था वैसे ही हमें पढ़ना है गुरु बीजाणु जनन। बहुत ही सिमिलरिटीज हैं इनके बीच में। बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिसमें आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है। तो कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अगर आपने एक टॉपिक कंप्लीट पढ़ रखा है तो इसके साथ साथ में आप ये टॉपिक भी आराम से पढ़ सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगी, आपको बस ध्यान से सुनना है। उसके नोट्स आपको कंप्लीटली अपनी कॉपी के अंदर बनाने हैं। लेकिन किसी किसी बच्चे को जो है, बहुत सारे बच्चे हैं, किसी किसी नहीं, बहुत सारे बच्चों को जो है लैंग्वेज बनाने में या यूं कहें कि नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास में एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग जो है आपके लिए 12th क्लास बायोलॉजी के लिए अब बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्लस नीट एग्जाम के लिए, दोनों के लिए ही, आपको नीट एग्जाम की तैयारी भी करनी हो चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करनी हो, उन दोनों के लिए ही हम लेकर आए हैं एक नया पेज। बिल्कुल फ्रेश पेज है जो कि 2024 के अंदर बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम या फिर चाहे वो नीट एग्जाम क्रैक करें, उनके लिए जो है एक नया कोर्स लॉन्च किया है ना। और नए कोर्स की जो लॉन्चिंग की जो फीस है, या यूं कहें कि नए कोर्स की जो बिल्कुल फीस है, लॉन्च तो हमने कर लिया है, अब इसकी जो फीस है इस बार भी बहुत कम रखी गई है। बहुत कम फीस रखी गई है, केवल और केवल 999 रुपए इसकी फीस रखी गई है, जो कि बहुत ही कम फीस है। क्योंकि इतने में आपको इसके अंदर नीट की क्लासेस भी, आपको यूं कहेंगे नीट की क्लासेस भी मिलेगी, नीट की तैयारी भी करवाई जाएगी और 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करवाई जाएगी। इसके साथ साथ में आपको मिलेगा क्या? बहुत कुछ मिलेगा। जिन बच्चों को नोट्स लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, या यूं कहें कि जिनको एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत हार्ड लग रही है, बार बार शिकायतें यही आती है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत हार्ड है, हमसे नहीं पढ़ा जाता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ऐप के अंदर, अगर आप कोर्स खरीदते हो तो उनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही आसान भाषा में रहेगी। मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ में आपको वो नोट्स भी दिखाऊंगी कि किस प्रकार से इजी लैंग्वेज में जो है आपके सामने नोट्स, आपके नोट्स जो है वो लिखे गए हैं और वो नोट्स जो है मैंने खुद ने बनाए हैं, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। अगर आपको टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको नोट्स जो है आप अपने आप से पढ़ते हो तो। इसके अलावा आपको रोजाना सुबह जो है ना, मॉर्निंग में ही अपनी लाइव क्लासेस हो जाती है। फ्रेश माइंड में पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। और लाइव क्लासेस का फायदा ये है कि वहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और वही लाइव क्लासेस जो हैं बाद में आपके ऐप के अंदर पड़ी रहेगी, जिसे आप जब चाहे, जितनी मर्जी चाहे आप उनको देख सकते हो। ठीक है। इसी के साथ साथ में जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा या जब आपका जो है लेसन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको मिलेगी यहाँ पर क्या, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें आप टेस्ट देकर पता लगा सकते हैं कि हमारी जो है नीट की प्रिपरेशन या फिर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है केवल 999 रुपए में। तो अभी आप जो है अडानी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर ये जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए, क्योंकि कोर्स जो है हमने लॉन्च कर लिया है और उसकी क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं।
है ना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। क्या है क्लास का आज का टॉपिक का नाम क्या है, तो सभी बच्चों को पता है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है गुरु बीजाणु जनन। क्या टॉपिक है हमारा आज का? गुरु बीजाणु जनन। देखो जैसे हमने पहले पढ़ा था लघु बीजाणु जनन, सभी बच्चों को पता है ना कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। तो लघु बीजाणु जनन हमने पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना है गुरु बीजाणु जनन। सभी बच्चों को याद होगा कि लघु बीजाणु जनन की परिभाषा मैंने क्या दी थी, और बहुत ही इजी सी परिभाषा थी भाई कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा किसका निर्माण, लघु बीजाणु का निर्माण क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। उसी तरह से क्या मैं ये कह सकती हूँ कि गुरु बीजाणु की परिभाषा हम या यूं कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु जनन की हम परिभाषा यूं दे सकते हैं कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, कौन? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, उसी से अगर मैं किसका निर्माण करवा दूं, उसी से अगर मैं गुरु बीजाणु का निर्माण करवा दूं। देखो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से इसका निर्माण करवा रही हूं, गुरु बीजाणु का निर्माण अगर मैं ये करवा दूं तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे क्या? गुरु बीजाणु जनन। क्या बोलेंगे इसको? गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन कहेंगे, ठीक है ना। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण ही क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। इतनी इजी सी डेफिनेशन है। जैसे लघु बीजाणु जनन की परिभाषा याद की, वैसे ही आप गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा भी याद करोगे। अब सभी बच्चों को पता है कि लघु बीजाणु जो है वो तो परागकोश के अंदर बने थे, वो 4-4 के रूप में थे, 4-4 की अवस्था में थे, जिसे अपन चतुष्क अवस्था कह रहे थे। तो यहाँ पर गुरु बीजाणु किसे कहेंगे और ये कहाँ पर बनेगा, इसकी संरचना कैसी होगी? दिमाग में क्वेश्चन तो आपके आ ही रहा होगा। डोंट वरी, इस क्वेश्चन का आंसर भी अपन करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत जितना डिटेल में आपकी एनसीईआरटी में भी नहीं होगा उतना डिटेल में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ये कहाँ होती है, इससे किस प्रकार से गुरु बीजाणु बन रहा है, जिससे अपन गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा कह रहे हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जनन मतलब जन्म देना, और गुरु बीजाणु का जनन है इसका मतलब गुरु बीजाणु का निर्माण करवाना, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा अपने पास में? गुरु बीजाणु जनन कहलाएगा। कंप्लीट है यहाँ तक। अब चलिए हम करवा देते हैं अपनी क्या, गुरु बीजाणु जनन की प्रोसेस कंप्लीट। ये तो आप सभी लिख ही सकते हो अपनी कॉपी में, और उतार भी लेना कि गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा क्या हो जाएगी, ठीक है। और जिनको उतारने में प्रॉब्लम आ रही है वो जो है नोट्स लेकर अपने जो है नोट्स बना सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। चलिए अब एक बात याद कीजिए आप कि कल मैंने आपको बताया था कि ये है हमारे पास में क्या, ये है हमारी जो मादा जायांग है, या यूं मादा जननांग जो है, पापा मुझे ये शब्द बहुत ज्यादा यूज में आता है, मादा जायांग है ना, दोनों ही नाम एक जैसे है ना, मादा जननांग और मादा जायांग। तो देखो अब ये हो गई अपने पास में क्या, जायांग, जो कि क्या है, मादा जननांग है। और मादा जननांग के 3 भाग होते हैं, इसे हम कहेंगे वर्तिकाग्र, इसे क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र कहेंगे। बीच वाले भाग को हम क्या कहेंगे, वर्तिका कहेंगे। और सबसे नीचे वाले भाग को हम क्या कहेंगे, अंडाशय कहेंगे। क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे। और सभी प्यारे बच्चों को पता है कि इन अंडाशयों के अंदर अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, बीजांड बोलते हैं, ठीक है ना। और वो बीजांड जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर अब ये क्या हो गया, ये तो अपना हो गया बीजांड, ये तो क्या हो गया अपना बीजांड हो गया, पूरी की पूरी संरचना किसकी हो गई, बीजांड हो गई। लेकिन प्यारे बच्चों को पता है कि बीजांड के अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना पाई जाती है। जो बीजांड होता है ना उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना पाई जाती है। उस इंपॉर्टेंट संरचना का नाम क्या है भैया, तो ये जो है ये क्या है, बीजांड हो गया। और बीजांड के अंदर है ना, पूरी बीजांड के अंदर एक इंपॉर्टेंट संरचना है जिसका नाम है बीजांड काय। क्या नाम है, बीजांड काय। तो मैंने यहाँ पर जो ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये जो गोला बनाया है, उसे आप समझ के चलो कि ये क्या है, बीजांड काय हो गया अपना। क्या हो गया, बीजांड काय हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चों कि बीजांड काय जो होता है ना, इसके अंदर होता क्या है, जैसे जैसे देखो बीजांड बन रहा है, जैसे जैसे मान लो अंडाशय बना फिर बीजांड बनेगा, तो बीजांड काय के ही अंदर क्या होती है, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कुछ विशेष प्रकार की, ये देखिए कुछ कोशिकाएं हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं, इन्हीं कोशिकाओं से हमें क्या बनाना है, गुरु बीजाणु का निर्माण करवाना है। लेकिन इन कोशिकाओं को अपन कहेंगे क्या, ये तो हो गई बीजांड की संरचना।
ये तो किसकी संरचना है भाई, ये तो पूरा बीजांड है, ठीक है ना। और बीजांड के अंदर आपको पता ही है कि मृदुतकीय कोशिकाएं पाई जाती है जो कि द्विगुणित प्रकार की होती है। तो अब समझ लीजिए कि ये जो है ये कौन हो गई, बीजांडकाय हो गया। और बीजांडकाय के अंदर कुछ कोशिकाएं पड़ी होती हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये अधस त्वचा की कोशिकाएं हैं। अब ये जो बीजांडकाय है इसकी कोई भी अधस त्वचा की कोशिका जो हो जाएगी, ये अधस त्वचा हो गई, ठीक है ना। ये क्या हो गई, अधस त्वचा हो गई, अधस त्वचा हो गई, ठीक है ना। ये कोई भी अधस त्वचा है, इसकी कोई भी एक कोशिका क्या होगी, एक कोशिका जो होगी, जैसे मान लीजिए कि ये वाली कोशिका अपन ले लेते हैं, ये वाली कोशिका क्या करेगी, आकार में क्या हो जाएगी, बड़ी। क्या हो जाएगी, ये वाली कोई जो कोशिका है, ये अधस त्वचा की ही एक कोशिका क्या हो जाएगी, आकार में क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आकार में क्या हो जाएगी, एक कोशिका कोई भी है वो आकार में बड़ी हो गई। इसके अलावा इसके और क्या परिवर्तन आ गए, और क्या परिवर्तन आ जाएंगे, तो आकार में बड़ी होने के साथ साथ में इसका जो कोशिका द्रव्य होगा, क्या होगा, इसका जो कोशिका द्रव्य होगा वो कैसा हो जाएगा, वो सघन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सघन हो जाएगा। इसके अलावा और क्या परिवर्तन आएंगे, तो आकार में बड़ी हो गई, कोशिका द्रव्य सघन हो गया। इसके अलावा जो है इसका केंद्रक जो होगा, इसका केंद्रक कैसा हो जाएगा बच्चों, इसका केंद्रक हो जाएगा स्पष्ट प्रकार का। कैसा हो जाएगा, स्पष्ट, यानी कि साफ सफाई से एकदम से नॉर्मल अच्छा सा क्लियर आपको दिखाई देने लग जाएगा। जब अधस त्वचा की कोई भी कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है, उसका केंद्रक स्पष्ट हो जाता है, जिनसे क्या होगा, एक नई कोशिका का निर्माण हो जाएगा। तो ये सब आकार में जब इसमें जब परिवर्तन आ जाएंगे ना, तो इसी से जब ये सारे के सारे परिवर्तन से जो है एक नई प्रकार की कोशिका बनेगी। इस नई प्रकार की कोशिका का नाम क्या है, इसे हम कहेंगे प्रपस्सु कोशिका। क्या बोलेंगे इसको, इसे हम कहेंगे प्रपस्सु कोशिका। क्या बोलेंगे, प्रपस्सु कोशिका। तो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। अब ये क्या किया अपन ने, ये क्या है, तो ये है मादा जननांग, जिसे अपन क्या कहते हैं, जायांग। जायांग के अंदर ध्यान से सुनना, मादा जननांग को ये अपन क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, जायांग हो गया। देखना ध्यान से सुनना कि जायांग का ही एक भाग है जिसका नाम है अंडाशय। जायांग का ही एक भाग क्या है, अंडाशय। अंडाशय के अंदर कौन है, अंडाशय के अंदर है अपना बीजांड। बीजांड के अंदर कौन है, बीजांड के अंदर है बीजांडकाय। तो मैंने ये वाला जो डायग्राम बनाया ये किसका है, बीजांडकाय का, ठीक है ना। ये बीजांडकाय है मान लो। अभी इसी बीजांडकाय की अधस त्वचा जो है उसकी कोई भी कोशिका क्या करती है, आकार में कोई एक कोशिका, ज्यादा नहीं, कोई एक ही कोशिका आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। उसका कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है और उसका केंद्रक जो होता है वो स्पष्ट प्रकार का हो जाता है। इस प्रकार से बनी एक कोशिका को अपन ने नाम दिया प्रपस्सु कोशिका। अब इसी प्रपस्सु कोशिका के बारे में आपको आगे बताने वाली हूं कि ये प्रपस्सु कोशिका आगे जाकर किसका निर्माण करेगी। तो देखो आगे हम बना लेते हैं अपना जो प्रपस्सु कोशिका होती है। ध्यान से देखना कि यहाँ पर लिख रही हूँ, प्रपस्सु कोशिका जो होती है वो विभाजित होती है। क्या होती है, विभाजित। प्रपस्सु कोशिका जो होगी आगे जाकर फिर से क्या करेगी, विभाजन करेगी। क्या करेगी, विभाजन करेगी। ये लो विभाजन करवा दो, ठीक है ना। यानी कि एक कोशिका से क्या कर देगी, ये दो कोशिकाओं का निर्माण कर देगी। प्रपस्सु कोशिका विभाजित होकर एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण करेगी, दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी, ठीक है ना। अब दो कोशिकाएं कौन सी है, तो पहली कोशिका तो है भैया प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, भित्तीय कोशिका, ठीक है ना। आप ऐसे कैसे नोट्स उतार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका, पहली कोशिका जो है वो है अपनी प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और दूसरी वाली जो कोशिका है वो कोशिका कौन सी है, देखो अच्छा थोड़ा सा मैं इसको रफ करके इसके नीचे लिख लेती हूँ, मैं जगह नहीं बचेगी इस पर ना, उधर मुझे कुछ डायग्राम भी बनाना है तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। ये लो, तो प्राथमिक क्या हो गई अपनी, भित्तीय कोशिका। दो प्रकार की कोशिका बनाएगी ना, एक तो हो गई अपनी प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी जो है हमारी दूसरी कोशिका कौन सी हो गई, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। क्या हो गई, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये लो, दो प्रकार की कोशिका का निर्माण कर दिया किसने, प्रपस्सु कोशिका। आपको कुछ याद आया, इसी प्रकार से लघु बीजाणुजनन के अंदर भी यही सब क्रिया हुई थी। उसके अंदर भी प्रपस्सु कोशिका बनी थी, उसमें भी प्रपस्सु कोशिका ने विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण किया था। बिल्कुल सेम कोशिकाएं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब उसमें क्या हुआ था कि उसके अंदर जो है प्राथमिक भित्तीय कोशिका ने क्या किया था,
सॉरी लघु बीजाणु जनन में नहीं, परागकोश के अंदर जब ये स्थिति आई थी परागकोश की संरचना में, तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका ने क्या किया था, परागकोश की भित्ति का निर्माण किया था, जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका ने क्या किया था, फिर इसने जो है उसने इस प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका ने बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण किया था, और उसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने किसका निर्माण किया था, लघु बीजाणु का निर्माण किया था। याद होगा आप सभी को, क्योंकि वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्रिया चल रही है। क्या कि देखो यहाँ पर प्रपस्सु कोशिका ने क्या किया, दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर दिया। कौन कौन सी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब देखो ध्यान से सुनना कि ये जो प्राथमिक बीजाणुजन ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये क्या काम करेगी भैया, तो ये जो है प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है ये क्या करती है, जो हमारा भ्रूण कोश आएगा, अभी हम संरचना पढ़ेंगे कैसे बनता है वो, जो भ्रूण कोश होता है उसकी भित्ति का निर्माण करती है, ठीक है ना। उसकी भित्ति का निर्माण कौन करती है, हमारी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ठीक है ना। तो ये क्या काम करेगी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या काम करेगी, भ्रूण कोश की भित्ति का निर्माण करेगी, भ्रूण कोश की भित्ति का क्या करेगी, निर्माण करेगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, अब बारी आती है अपनी मेन कोशिका की, मेन हीरो की। कौन है वो, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका क्या काम करेगा, तो जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है वो इसमें कोई विभाजन नहीं होगा, ठीक है ना। पहली चीज तो है कि प्राथमिक जो बीजाणुजन कोशिका है ये कोई विभाजन नहीं करती है, तो फिर क्या करती है, तो फिर यही जो है आगे जाकर देखना, यही जो है आगे जाकर क्या करेगी, आगे जाकर यही जो है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाएगी। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में कोई विभाजन नहीं होगा, ये क्या करेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करने लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि भाई ये क्या काम कर रही है, ये जो है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, ठीक है ना, उसकी तरह क्या करने लग जाएगी, व्यवहार करने लग जाएगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करने लग जाएगी। अब तो सभी बच्चों को क्लियर है कि भाई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अगर निर्माण हो गया है तो अब किसका निर्माण करवाना है अपने को, गुरु बीजाणु का निर्माण करवाना है। तो यानी कि मम्मी बन गई है तो बच्चा भी बन जाएगा। अब यहाँ पर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक है ना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, मम्मी है, मात्र का मतलब क्या होता है, मम्मी हो गई। अब किसकी मम्मी है ये, गुरु बीजाणु मात्र, गुरु बीजाणु की मम्मी है, नाम से पता चल रहा है ना, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका है, मम्मी है, किसकी है, गुरु बीजाणु की है। अब किसका निर्माण हो जाएगा भैया, अब निर्माण करवाना है अपने को गुरु बीजाणु का, किसका निर्माण करवाना है, गुरु बीजाणु का। अब वह की वही प्रक्रिया आ गई वापस। अब ध्यान से देखना, इधर लिख रही हूं मैं क्या, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, कौन है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, अब ये क्या काम करेगी, अब इसके अंदर होगा अपना अर्धसूत्री विभाजन। वैसे ही बिल्कुल जैसे कि हमने लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन करवाया था, कौन सा विभाजन करवाया था, अर्धसूत्री विभाजन करवाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अब क्या होगा, अब जो है इसके अंदर भी विभाजन होगा, कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। और वैसे ही बिल्कुल देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितने गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, बिल्कुल 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा इसके अंदर, अर्धसूत्री विभाजन, इसमें होगा कौन सा विभाजन बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा अपना। तो यहाँ पर लिख रही हूं मैं अर्धसूत्री विभाजन हो गया इसके अंदर, ठीक है ना, यहाँ पर लिख रही हूँ अर्धसूत्री विभाजन। अब जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, हमारे जो मेन जो अभी चीज चाहिए हमें क्या, गुरु बीजाणु, है ना। तो अब क्या होगा, गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। याद करो वो चीज, वो दिन, वो समय जब हमने ये पढ़ा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कितने का निर्माण होगा, कितने का निर्माण होगा, कितने गुरु बीजाणु बनेंगे, बिल्कुल अगर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो यहाँ पर भी कितने, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, कितने, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर हम निर्माण करवा देते हैं क्या, गुरु बीजाणु का निर्माण करवा देते हैं। तो यहाँ पर बन गए अपने 4 गुरु बीजाणु, क्या बन गए, 4 गुरु बीजाणु बन गए हैं। कंप्लीट है यहाँ तक।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 4 गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया है। अब क्या करना है, अब देखो ये 4 गुरु बीजाणु जो होते हैं ना, वो किस क्रम में होते हैं, पहले तो आपको वो देखना है किस क्रम में होते हैं। तो चारों ही गुरु बीजाणु आपको इस क्रम में मिलेंगे, किस क्रम में, एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा और तीसरे के नीचे चौथा। 4 गुरु बीजाणु हो गए ना, ये आपको इस क्रम में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये लो, ये लो। तो आपके सामने जो है कितने गुरु बीजाणु बन गए, 4 गुरु बीजाणु बन गए, ठीक है ना। अच्छा, ये जो क्रम है हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये वाला जो क्रम है क्या कहलाएगा भैया, तो ये वाला जो क्रम है ये कहलाएगा अपना रेखिक क्रम। कौन सा क्रम कहलाएगा, रेखिक क्रम, रेखिक क्रम कहलाएगा, ठीक है ना। 4 गुरु बीजाणु जो है जब बनते हैं तो वो रेखिक क्रम में स्थित होते हैं। रेखिक क्रम का मतलब एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा। 4 गुरु बीजाणु बन गए, 4 गुरु बीजाणु बन गए, बढ़िया बात है। अब देखो इनमें से होता क्या है, जो ऊपर वाला गुरु बीजाणु जो होता है ना, जो ऊपर वाला जो गुरु बीजाणु होगा वो बहुत होशियार होगा, बहुत होशियार होगा, ठीक है ना। ये सोचेगा कि मैं ही रहूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। तो ये कहता है कि मैं ही रहूंगा बस इस दुनिया में, मैं दूसरों को जिंदा नहीं रहने दूंगा, भले ये तो इसके भाई बहन है लेकिन इसको जिंदा नहीं रहने देता है। तो ये क्या होता है, बहुत एक्टिव होता है, बहुत ही क्या होता है, सक्रिय होता है। जो ऊपर वाला जो होता है ना, जो ऊपर वाला जो गुरु बीजाणु होता है ना, ये कैसा होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, सक्रिय होता है, सक्रिय होता है, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाला, अच्छा ऊपर वाला कौन सा, जो निभाग की तरफ रहेगा। देखो बीजांड है, बीजांड के ऊपर जो ऊपरी जो संरचना होती है उसको अपन क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं ना, बिल्कुल। बीजांड द्वार के ऊपर वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, निभाग कहलाता है। तो निभाग की तरफ जो गुरु बीजाणु होगा वो कैसा होगा, सक्रिय होगा। कैसा होगा, ये सक्रिय होगा। अब ये सक्रिय होगा तो ये क्या करेगा, ये दूसरे जो गुरु बीजाणु है, दूसरे जो ये 3 गुरु बीजाणु हैं, इन तीनों का क्या कर देगा, इन तीनों का पाचन कर देगा, या इनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु जो कि निभाग की तरफ होता है, ये क्या करता है, इन तीनों का क्या करता है, नष्ट, या यूं कह सकते हैं कि इनका क्या कर देता है, ये पाचन कर लेता है, या इनका क्या कर लेता है, पोषण कर लेता है। ये लिख सकती हूँ मैं कि इनका ये क्या कर लेगा, पोषण कर लेगा। पोषण कर लेगा कि मतलब इनको ये खा जाएगा। देखो कितना खराब है ये, जो इसके भाई बहन है उन्हीं को मार डाला इसने। ऊपर वाला गुरु बीजाणु जो कि निभाग की तरफ होता है वो सक्रिय होता है, थोड़ा आकार में बड़ा हो जाता है, और ये क्या करता है, इन तीनों को, बाकी जो तीनों होते हैं उनका ये पोषण कर लेता है, पोषण कर लेता है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये तीनों ही गुरु बीजाणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जबकि लघु बीजाणु में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो चारों भाई तो आराम से साथ में मिलकर रह रहे थे। 4 लघु बीजाणु मिले थे, 4 लघु बीजाणु बने थे और चारों ही रह रहे थे, उसमें से किसी ने किसी को नष्ट नहीं किया। जबकि यहाँ पर क्या अंतर आया, यहाँ पर जो गुरु बीजाणु बनते हैं 4, उसमें से एक गुरु बीजाणु तीनों को, बाकी 3 का क्या कर देता है, पोषण कर देता है, तीनों को नष्ट कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तीनों को नष्ट कर देगा। अब बचा क्या, केवल एक गुरु बीजाणु, और एक जो ये गुरु बीजाणु बचा है, यही आगे जाकर किसका निर्माण करेगा, यही आगे जाकर नर युग्मकोद्भिद का, अरे नर युग्मकोद्भिद कहां से आ गया, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा। और मादा युग्मकोद्भिद का मतलब है भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। मेरी बात समझ में आई क्या, ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, ये सक्रिय गुरु बीजाणु जो है आगे जाकर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। क्या बोलेंगे अपन इसे, भ्रूण कोश बोलेंगे। समझ में आई क्या यहाँ तक। देखो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी सा है। कुछ नहीं है कि प्रपस्सु कोशिका ने 2 कोशिकाओं का निर्माण किया। कौन सी, प्राथमिक वित्तीय कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक वित्तीय कोशिका भ्रूण कोश की भित्ति का निर्माण करेगी, और प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करने लग जाती है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। और गुरु बीजाणु कितने होंगे संख्या में, 4 गुरु बीजाणु होंगे। जो 4 गुरु बीजाणु होते हैं वो रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उनमें से जो सबसे ऊपर वाला जो गुरु बीजाणु होता है, ये यूं कह सकते हैं कि जो निभाग वाला गुरु बीजाणु होता है, ठीक है ना, वो कैसा होता है, सक्रिय होता है। और वो बाकी 3 को क्या कर देता है, बाकी 3 का क्या कर लेता है, पोषण कर लेता है। क्या कर लेता है, पोषण कर लेता है, जिसकी वजह से जो अब ये तीनों जो है वो तो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तीनों नष्ट हो जाएंगे तो बचेगा कौन, केवल एक ऊपर वाला बचेगा, ठीक है ना। अब ये आगे जाकर किसका निर्माण करेगा, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा। और मादा युग्मकोद्भिद को ही हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अपने नोट्स आराम से बना सको। ठीक है,
हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, आगे हमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक पढ़ना है वो क्या है हमारा, भ्रूण कोश या फिर मादा युग्मोद्भिद। भाई आगे जाकर ये भी तो कुछ बनेगा ना, तो अब हमें इसका विकास पढ़ना है। जो हमारा सक्रिय गुरु बीजाणु है, ये तीनों तो क्या हो गए, ये तीनों तो नष्ट हो गए, ये तीनों जो है ना ये वाले, ये तो क्या हो गए, नष्ट हो गए। बचा कौन सा, सिर्फ एक ही बचा, निभाग वाला, निभाग की तरफ वाला ही बचा। तो आगे जाकर इसका भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, ऐसा तो नहीं यही पड़ा रहेगा। आगे जाकर ये भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करेगा, अपने अंदर कुछ विकास करेगा, विकास की प्रक्रिया के बाद में कुछ ना कुछ ये बनाएगा। अब क्या बनाएगा, तो क्या बनाएगा भैया, ये बनाता है क्या, मादा युग्मकोद्भिद। क्या बनाता है ये, मादा युग्मकोद्भिद बनाता है। तो मादा युग्मकोद्भिद जो होता है, देखो मादा युग्मकोद्भिद जो होता है, युग्मकोद्भिद जो होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं बच्चों, भ्रूण कोश बोलते हैं, ठीक है ना। मादा युग्मकोद्भिद को ही भ्रूण कोश बोलते हैं। इसका अपने को क्या पढ़ना है, परिवर्धन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, विकास या फिर परिवर्धन पढ़ना है। तो मादा युग्मकोद्भिद का या फिर हम यूं कह सकते हैं भ्रूण कोश का परिवर्धन। देखो अब हमें पढ़ना क्या है, मादा युग्मकोद्भिद या फिर भ्रूण कोश का परिवर्धन कैसे होगा, क्या होता है मादा युग्मकोद्भिद और भ्रूण कोश। अच्छा एक चीज आपने नोटिस की, आपने पहले नाम सुना था नर युग्मकोद्भिद, और नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं, जब परागकण का अंकुरण हो जाता है तो उस कंडीशन में उसको नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब यहाँ पर शब्द आया है मादा युग्मकोद्भिद, और मैंने मादा युग्मकोद्भिद के कोष्टक में लिख रखा है क्या, अपना भ्रूण कोश लिख रखा है। तो भ्रूण कोश को ही मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। लेकिन ये बनेगा कैसे, याद करो मैंने आपको भ्रूण कोश की संरचना पहले भी बता चुकी हूँ, मैं बता चुकी हूँ ना कि भाई ये 7 कोशिका 8 केंद्र की होता है। अब बारी आएगी कि ये 7 कोशिका कैसे पैदा हुई और उसमें 8 केंद्र कैसे पैदा हुए। बहुत ज्यादा बच्चों को ये जो है इसमें कंफ्यूजन होता है कि कोशिकाएं 7 है फिर केंद्र 8 आए, तो आए कैसे इसके अंदर, क्या हुआ ऐसा कि 8 केंद्र आ गए। तो अब हम उसको बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से अपन उसको समझेंगे। तो अभी अभी मैंने क्या बताया था, याद करो, यहाँ पर क्या बन गया था, अपना एक सक्रिय गुरु बीजाणु बन गया था ना, और बाकी तीनों को क्या कर दिया, उसने नष्ट कर दिया। अब यही सक्रिय गुरु बीजाणु, याद रखना, यही सक्रिय गुरु बीजाणु को मैं यहाँ पर बना रही हूँ, देखो ध्यान से देखना कि यही सक्रिय गुरु बीजाणु जो है ये रहा, ठीक है। अब ये क्या होता है भैया, इसमें क्या परिवर्तन आते हैं, तो ये क्या होगा, ये आकार में क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्या होगा, आकार में बड़ा हो जाएगा, आकार इसका बढ़ जाएगा, आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करेगा, आसपास का जो भी अपनी कोशिकाएं होंगी, बीजांडकाय की जो कोशिकाएं होंगी, उनसे ये पोषण लेकर क्या हो जाएगा, आकार में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसको आकार में थोड़ा बड़ा कर ले, चलो कर लिया हमने, आकार में थोड़ा इसको क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। और अब देखो ये कैसी संरचना है, तो ये अगुणित संरचना है। कैसी है, अगुणित, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन से। देखो यहाँ पर इसका निर्माण जो हुआ था ना, गुरु बीजाणु का निर्माण, वो अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन से हुआ है। इसका मतलब है कि अर्धसूत्री विभाजन से ये बने हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सबके सब कैसे हैं, अगुणित हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं, अगुणित हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो हमारा ये जो गुरु बीजाणु जो कि बच गया था, ये भी किस प्रकार का होगा, ये भी अगुणित होगा। तो इस प्रकार से ये भी कैसा होगा, अगुणित होगा, ठीक है ना, अगुणित हो गया। चलो अब हम क्या कर देते हैं, अब क्या होता है, तो अब इसके अंदर क्या करवाना है अपने को, ध्यान से सुनना। इस अगुणित जो गुरु बीजाणु है, ये जो अगुणित गुरु बीजाणु है जिसका आकार बड़ा हो गया है, ठीक है, और ये क्या करेगा, अपनी चारों ओर की कोशिकाओं से क्या करेगा, पोषण ले लेकर इतना आकार क्या कर दिया, इसने बड़ा कर दिया है। अब आकार बड़ा होने के बाद में इसमें क्या परिवर्तन आते हैं वो अपने को देखने हैं। आकार तो इसका बड़ा हो गया है, ठीक है, अब क्या करेगा ये, तो देखो ये रहा हमारा सक्रिय गुरु बीजाणु, और इसका ये रहा अपना केंद्रक, ये रहा अपना केंद्रक, ये लो ये केंद्रक हो गया, और ये कैसा हो गया, अगुणित हो गया, ठीक है ना। अब इसी से अपने को क्या बनाना है, सक्रिय जो गुरु बीजाणु होता है अपना, इसी से अपने को बनाना है भ्रूण कोश। क्या बनाना है, भ्रूण कोश या फिर मादा युग्मकोद्भिद। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, इसी से अगर भ्रूण कोश का निर्माण हो रहा है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो है वो भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका है। किसकी, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका है वो कौन है, हमारा ये सक्रिय गुरु बीजाणु। वैसे ही देखो, जैसे हमने बताया था क्या,
कि जैसे नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका लघु बीजाणु होती है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कौन होती है? लघु बीजाणु होती है। वैसे ही मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या हो जाएगा? अपना ये गुरु बीजाणु। इसी से भ्रूणपोष नर या फिर मादा युग्मकोद्भिद बनना है तो उसकी प्रथम कोशिका कौन हो गया? अपना ये गुरु बीजाणु। अब देखो इसमें होता क्या है, अब ध्यान से सुनना आपको कि इस वाला जो ये जो केंद्रक है अपना, ये केंद्रक जो है, ठीक है ना, इस केंद्रक के अंदर आपको कितनी बार विभाजन करवाना है? 3 बार आपको समसूत्री विभाजन करवाना है। कितनी बार? 3 बार आपको समसूत्री विभाजन करवाना है। अब मैंने क्या कहा? समसूत्री विभाजन करवाना है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन तो पहले ही हो चुका है। अर्धसूत्री विभाजन से ही तो ये अगुणित बने हैं ना। अब बार बार में अर्धसूत्री विभाजन थोड़ी करवाएंगे। अब अपने को क्या करवाना है? हमें जो है इसके अंदर 3 बार क्या करवाना है? समसूत्री विभाजन करवाना है। तो करवा दो, कोई बात नहीं। चलो पहली बार जब इसके अंदर समसूत्री विभाजन हुआ, चलो पहली बार अपन ने समसूत्री विभाजन करवाया, तब क्या हुआ? इसके अंदर एक केंद्रक से कितने केंद्रक बनेंगे बच्चों? एक केंद्रक से ये लो 2 केंद्रक बन गए। कितने? क्योंकि हमेशा एक से कितने बनाने हैं? 2 बनाने हैं। तो एक केंद्रक से इसमें कितने केंद्रक बन गए? ये 2 केंद्रक बन गए, ठीक है ना, ये 2 केंद्रक बन गए। अब फिर से हमें क्या करवाना है इसके अंदर? फिर से, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मुझे 3 बार करवाना है, 3 बार इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन करवाना है। तो पहली बार हो गया, अब दूसरी बार हो गया। अब दूसरी बार जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन के अंदर इसमें कितने केंद्रक बनेंगे? 2 से कितने बन जाएंगे? 4। कितने? 1 2 3 और ये 4 बन गए। 4 बन गए ना, ठीक है ना। पहले क्या हुआ? पहला विभाजन हुआ तो उसमें 2 केंद्रक बने। दूसरी बार समसूत्री विभाजन हुआ तो उससे 2 से कितने बनेंगे? 4। डबल करने अपने को, तो डबल बन गए। चलो भाई अच्छी बात है, डबल बन गए। अब क्या करना है? अब हमें वापस से फिर से एक बार और विभाजन करना है। कितनी बार करना था? 3 बार। तो एक बार और विभाजन करेंगे, जिसकी वजह से अब कितने हैं? 4। 4 से कितने बनेंगे? 8, क्योंकि हमेशा ही समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से विभाजन होता है। तो यहाँ पर जब हम तीसरी बार विभाजन करवाएंगे इसका, तो तीसरी बार विभाजन से यहाँ पर कितनी कोशिकाएं बन जाएगी या कितने केंद्रक बन जाएंगे यहाँ पर? तो इससे 4 से जो है वो कितने बन जाएंगे? 8 केंद्रक। ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो 8 केंद्रकों का निर्माण हो गया है। 8 केंद्रक बन गए ना। हमने विभाजन कितनी बार करवाया? हमने विभाजन जो है वो हमने 3 बार करवाया है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहले से 2 केंद्रक बने, फिर 2 से 4 बने और 4 से कितने केंद्रक बन गए हैं? 8 केंद्रक, ठीक है ना। इसको थोड़ा और आप बड़ा करना चाहो तो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है ना। तो 4 से कितने केंद्रक बन गए? अपने 8 केंद्रक बन गए। अब क्या होगा? चलो केंद्रक तो अपने पास 8 आ गए ना, केंद्रक तो अपने पास में क्या आ गए? 8 आ गए। अब क्या होता है? ध्यान से देखना। अब क्या होता है कि देखो 4 केंद्र कहाँ होते हैं? इस ध्रुव की ओर। 4 केंद्र कहाँ होते हैं? इस ध्रुव की ओर, यानी कि 4 केंद्रक ऊपर और 4 केंद्रक नीचे होते हैं। अब इनमें क्या होगा कि इनमें से एक एक केंद्र उठा लो, जैसे ये केंद्र उठा लिया, इसका ये केंद्र उठा लिया। अब ये दोनों ही केंद्र क्या करेंगे? ये बीच में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? ये भी इस तरफ गति करेगा और ये भी इस तरफ गति करेगा, तो ये दोनों केंद्र कहाँ आ जाएंगे? बीच में आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? 4 केंद्रक ऊपर, 4 केंद्रक नीचे। 4 में से ऊपर वाला एक केंद्रक वो भी बीच में आएगा, नीचे वाला एक केंद्रक वो भी क्या करेगा? बीच में आएगा। तो 2 केंद्र कहाँ आ गए? अब बीच में आ गए हैं। 2 केंद्रक बीच में आ गए, तो ऊपर कितने बचे? 3 केंद्रक। नीचे कितने बचे? 3 केंद्रक। तो आगे देख लेते हैं अपन कैसे क्या होगा इसमें। तो देखो यहाँ पर ध्यान से कि ये रहा अपना, ये अपना जो था वो क्या था? गुरु बीजाणु था, ठीक है ना। और ये आकार में बड़ा हो गया है। अब ऊपर जो है कितने केंद्रक बच गए हैं हमारे पास में? 3 केंद्रक बन गए हैं, बच गए हैं। नीचे कितने केंद्रक बच गए हैं? 3 केंद्रक बच गए हैं। और बीच में कितने केंद्रक आ गए हैं बच्चों? बीच में आ गए हैं अपने पास में 2 केंद्रक। क्या आ गए हैं? 2 केंद्रक। अब तो बस इजी हो गया अपना काम। 3 ऊपर 3 नीचे केंद्रक, बीच में 2 केंद्रक। अब अपने को क्या करना है? इन केंद्रक से क्या बनानी है? हमें कोशिका का निर्माण करना है। और अगर कोशिका बनानी है तो इसके चारों ओर किसका निर्माण कर देंगे अपन? कोशिका भित्ति का निर्माण कर देंगे। भाई पादपों में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है ना, तो यहाँ पर अपन कोशिका भित्ति का अगर निर्माण कर देते हैं तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी? ये अपने पास में कंप्लीटली अपने पास में क्या बन जाएगी? ये पूरा भ्रूणकोश बन जाएगा। अब देखो इसी को मैं आगे बना रही हूँ, चलो आगे बना रही हूँ इसी की कंडीशन में। क्या है यहाँ पर? देखो ध्यान से देखना कि ये तो रहा अपना क्या?
ये अब हमारा गुरु बीजाणु जो बड़ा हो गया था आकार में, अब यहाँ पर अगर मैं इनके चारों ओर किसका निर्माण कर दूं, मैं इनके चारों ओर अगर मान लो कोशिका भित्ति का निर्माण कर दूं, ये कोशिका भित्ति बन रही है, ये सोचो ये कोशिका भित्ति, फिर इसके चारों ओर एक और कोशिका भित्ति, इनके चारों ओर भी कोशिका भित्ति का निर्माण कर दूं, तो इससे क्या होगा, इससे ऊपर 3 कोशिकाएं बन जाएगी, नीचे 3 कोशिकाएं बन जाएगी, बीच में एक कोशिका बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बीच में एक कोशिका बन जाएगी। तो यहाँ पर बना देती हूं मैं, यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखो कि ऊपर की ओर तो कितनी कोशिकाएं हो गई भैया, ऊपर की ओर तो हो गई अपनी 3 कोशिकाएं। क्या हो गई, ऊपर की ओर होती है 3 कोशिकाएं। और अभी सभी बच्चों को पता है कि इन 3 कोशिकाओं का नाम क्या है जो ऊपर की ओर है, इनको हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिमुखी कोशिकाएं, या फिर इन्हीं को कहा जाता है प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, या फिर इन्हीं को क्या कहा जाता है, एंटीपोडाल सेल। क्या बोला जाता है, एंटीपोडाल सेल कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, एंटीपोडाल सेल या प्रतिध्रुवी या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में देखो, फिर इसमें क्या बनी, अपने बीच में एक कोशिका बनी, तो बीच में लो बना लो एक कोशिका, ठीक है, आकार में अपन बना लेते हैं, ये लो, ये बना दी अपन ने एक कोशिका। लेकिन इसमें केंद्रक कितने होंगे, केंद्रक कितने होंगे, 2 केंद्रक होंगे। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर 2 केंद्रक बनाए थे ना अपन ने, एक वहां से ऊपर से आया था, एक नीचे से आया था, तो 2 केंद्रक बन गए, ठीक है ना, 2 केंद्रक बन गए। अब इसको अपन क्या कहेंगे, अपन इसको कहेंगे ध्रुवीय कोशिका। क्या बोलेंगे, ध्रुवीय कोशिका, या केंद्रीय कोशिका भी बोल सकते हो, ध्रुवीय कोशिका या फिर केंद्रीय कोशिका बोल देंगे। इसमें केंद्रक कितने हैं, केंद्रक हैं 2, ठीक है। अब चलिए नीचे की ओर चलते हैं। तो नीचे जो है यहाँ पर देखिए, एक कोशिका तो बीच में होती है जो बड़े आकार की होती है, और 2 कोशिकाएं इनके क्या होती है, साइड में होती है। कहाँ होती है, इनके साइड में होती है। तो यहाँ पर एक कोशिका इधर बना देती हूँ और एक कोशिका मैं इधर बना देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर भी 2 साइड में हो गई ना, तो 2 क्या हो गई, यहाँ पर साइड में हो गई, ठीक है ना। ये कलर आपको दिख जाएगा क्या, या दूसरा लेने की जरूरत है मुझे। चलो, तो यहाँ पर एक कोशिका इस तरफ हो गई, एक कोशिका इस तरफ हो गई, ठीक है ना। और ये लो, ये 2 कोशिकाएं साइड साइड में हो गई। अब सभी बच्चों को पता है कि अगर हम बात करें इन तीनों कोशिकाओं की, तो इन तीनों ही कोशिकाओं को अपन एक साथ में तो क्या बोलेंगे, एक साथ में तो इनको कहा जाता है अंड समुच्चय। क्या बोला जाता है, इनको अंड समुच्चय कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं इन तीनों का अलग अलग नाम क्या है, तो सभी बच्चों को पता है जो बीच वाली कोशिका है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अंड कोशिका। क्या बोलेंगे, इसको अंड कोशिका बोलेंगे, ठीक है ना। इस बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका कहा जाएगा। और जो दोनों साइड वाली जो कोशिकाएं हैं इनको क्या कहा जाएगा, सहायक कोशिका। क्या बोला जाएगा, सहायक कोशिका। अब जो आपके सामने जो प्रस्तुत है अपना नई एक संरचना है ना, ये जो पूरी संरचना है आपकी, ये किसकी संरचना है बच्चों, ये हमारे भ्रूणकोश की संरचना है। किसकी संरचना है, ये भ्रूणकोश की संरचना है। तो ये हमारे सामने कौन सी संरचना हो गई, भ्रूणकोश की संरचना हो गई, जो कितना केंद्रकीय है, केंद्रक तो इसमें है 8 और कोशिकाएं कितनी हो गई, 7। 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे, बीच में एक कोशिका, 3 कोशिकाओं में ऊपर की ओर 3 केंद्रक, 3 कोशिकाओं में नीचे की ओर 3 केंद्रक, और बीच में कितने हो गए अपने 2 केंद्रक। टोटल कितने केंद्रक, 8 केंद्रक। कितने, यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जो अपने केंद्रक है वो तो कितने हो गए, 8 केंद्रक हो गए, और कोशिकाएं कितनी हो गई, 7 कोशिकाएं हो गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भाई कितने कैसा कोशिकाएं होती है, तो 7 कोशिकीय अवस्था है ये, ठीक है ना। 7 तो होती है कोशिका, और केंद्रक के कितने होते हैं, तो 8 होते हैं अपने केंद्रक। 8 कितने क्या होते हैं, 8 होते हैं अपने केंद्रक। तो 8 तो केंद्रक हो गए, और 7 क्या हो गई, अपनी कोशिका हो गई, ठीक है ना। तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना ही क्या कहलाती है, भ्रूणकोश। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ भ्रूणकोश जो है वो कैसी संरचना है, भ्रूणकोश जो है वो कैसी है। तो कभी कभी उल्टा पुल्टा कर देते हैं, 8 कोशिकीय 7 केंद्र की है, या 8 केंद्र की 7 कोशिकीय, 6 केंद्र की 8 कोशिकीय, कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लेता है। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है, अगर डायग्राम आपको पता है, डायग्राम अगर आपको पता है तो कुछ भी लिखो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। साफ साफ दिख रहा है भाई, 3 नीचे है, 3 कोशिका नीचे, 3 कोशिका ऊपर, 1 कोशिका बीच में, तो 7 तो कोशिकाएं होंगी ना। और केंद्रक हमें पता है कि भाई बीच वाली जो कोशिका होती है उसमें 2 केंद्रक होते हैं। तो इस प्रकार से ये संरचना कंप्लीट हो गई अपनी किसकी,
भ्रूण कोश की, ये भ्रूण कोश है, आगे आएगा अपना भ्रूण कोश, कोश अलग होता है, कोश अलग होता है, तो ये भ्रूण कोश है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये भ्रूण कोश है और भ्रूण कोश की अपनी संरचना जो है कंप्लीट है, और बस अपने को ये ध्यान रखना है कि भ्रूण कोश को ही अपन क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। बस हो गया कंप्लीट, कंप्लीट है आपका ये, इसमें कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कुछ हो तो आप कमेंट्स कर देना, तो अगले वीडियो के अंदर मैं जो है आपके कमेंट्स के आंसर जो है अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर दूंगी, ठीक है ना। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक, मिलते हैं इसी समय पे कल। ओके, बाय बाय।